मैं एक बात का प्रश्न अशोक गहलोत साहब से आपके माध्यम से करना चाहता हूं, यदि उन्होंने ये बात कही है, क्या ऐसे करोड़ों लोग जिनकी जबरन नसबंदी की गई, क्या वो माफ कर सके? क्या ऐसे लोग जिनको निरपराध जेल में 19 महीने तक ठूस दिया गया, काल कोठरियों में बंद करके यातनाएं दी गई, क्या वो कभी उस दर्द को भुला पाएंगे? संविधान की जिस तरह से हत्या की गई, मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, क्या उन सबको कभी वापस लौटाया जा सके? क्या उन लाखों लोग जिनके घर बेघर कर दिए गए, जिनके घर उजाड़ दिए गए, उनको कभी जीवन में जो है इस माफी से सुकून मिल सकेगा? ये विषय अक्षम्य अपराध है और ये देश के संविधान की हत्या करने का अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि एक लंबी गुलामी के कालखंड के बाद और गुलामी की उन बेड़ियों को काटने के लिए एक लंबे संघर्ष के उपरांत देश में लाखों लोगों के बलिदान और लाखों लोगों के जीवन और जवानी समर्पित करने के बाद में भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद में वो भारतवर्ष जो विश्व का न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, अपितु वो भारतवर्ष जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश भी था। वैदिक काल से लेकर के और भारत के मध्यकालीन इतिहास तक अनेक प्रमाण इस विषय के लिखित मिलते हैं कि भारत में साझा समन्वय बातचीत के आधार पर सरकार चलाने की गणतांत्रिक व्यवस्था पहले से मौजूद थी। वहां की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस पर लगी है। इस तरह की विभाजनकारी ताकतें, फिर मैं ये कहूंगा, ये उसी इंडी गठबंधन की जो है वो सहयोगी पार्टियां हैं। जो लोग ये कर रहे हैं वो उसी इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के लोग हैं जो संविधान की रक्षा की जो की है अपनी किताब जेब में रख करके और संविधान की रक्षा का संकल्प देश भर में लिए हुए घूमते हैं। ऐसे में फिर जो राजस्थानी भाषा की जो मान्यता की जो मांग है, 10 साल तो हो गए। क्योंकि मुझे लगता है कि भाषा की मान्यता का और इस विषय का कहीं कोई किसी तरह का संबंध नहीं है, किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। 10 वर्ष नहीं है, ये संघर्ष पिछले 30 साल से 35 साल से इस संघर्ष के साथ मैं भी जुड़ा हूं। निश्चित रूप से उस विषय को इसके साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। इस तरह की घटनाएं पहले भी महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन अंततः ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के 22 करोड़ लोग पूरी ऊर्जा और प्रण के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बात का प्रश्न अशोक गहलोत साहब से आपके माध्यम से करना चाहता हूं, यदि उन्होंने ये बात कही है, क्या ऐसे करोड़ों लोग जिनकी जबरन नसबंदी की गई, क्या वो माफ कर सकेंगे? क्या ऐसे लोग जिनको निरपराध जेल में 19 महीने तक ठूस दिया गया, काल कोठरियों में बंद करके यातनाएं दी गई, क्या वो कभी उस दर्द को भुला पाएंगे? संविधान की जिस तरह से हत्या की गई, मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, क्या उन सबको कभी वापस लौटाया जा सकेगा? क्या उन लाखों लोग जिनके घर बेघर कर दिए गए, जिनके घर उजाड़ दिए गए, उनको कभी जीवन में जो है इस माफी से सुकून मिल सकेगा? ये विषय अक्षम्य अपराध है और ये देश के संविधान की हत्या करने का अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। सर, एक बात है, देश की आजादी के समय कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि आजादी के जंग में इन्होंने भाग लिया था, उन्होंने एक उंगली तक नहीं कटाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और देश आजादी के मतवालों, आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के संघर्ष के चलते हुए 1947 में आजाद हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पूर्व जनसंघ के समय में जनसंघ के अनेक ऐसे नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में काम जो है योगदान किया, अपना समर्पण किया, लेकिन कांग्रेस से आशय उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ करके इस तरह के विषय को प्रदर्शित करना चाहती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब संविधान को आप लोगों ने गिरेबान पकड़ करके अपने हित के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कुर्बान करने की कोशिश की थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता, जनसंघ के उस समय के गांव-गांव में रहने वाले कार्यकर्ता, उन्होंने अलग जगा करके और इस लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष के लिए अपने आप को आहूत किया था। देश के संविधान निर्मात्री समिति के लंबे डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के बाद में
बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में देश का संविधान लिखा गया, जो दुनिया का सबसे ज्यादा सजीव ऐसा संविधान था। देश के लोगों ने देश के लोगों के हित में देश के लिए संविधान को अंगीकार किया। 1950 में संविधान अंगीकार होने के बाद संविधान के जो मूल आत्मा थी वो था मौलिक अधिकारों की रक्षा और सभी के लिए समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विशेष रूप से 70 के दशक के प्रारंभ में जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही थी, तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश भर में एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में मोरबी में छात्रों के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो आंदोलन मोरबी से निकल करके पूरे गुजरात में युवाओं के आक्रोश के रूप में खड़ा हुआ था। बिहार से बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठी थी, वो आवाज पूरे देश में भर में लगभग सर्वदूर व्याप्त हो गई थी और उससे युवा आक्रोशित भी थे, आंदोलित भी थे। ठीक उसी तरह से रेलवे के कर्मचारियों का आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया था। 71 की लड़ाई के बाद में उपजी परिस्थितियों के चलते हुए देश भारी आर्थिक दबाव में था, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके चलते हुए देश भर में व्यापक आंदोलन सरकार के खिलाफ और सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे थे। उस समय कैटलिक एजेंट तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को राजनारायण जी की याचिका के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है ऐसा प्रमाणित मानते हुए उसे खारिज कर दिया और 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के से हमेशा के लिए 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उसको स्टे किया और एक तदर्थ सरकार चलाने की अनुमति प्रदान की। देखिए, जमाना बदल गया और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास में पहले जो केवल और केवल जो है पाठ्य पुस्तक की पुस्तक हुआ करती थी, उसके बजाय इस डिजिटल युग में सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसलिए अब जो है पुस्तकों में रख करके किसी चीज का के विषय में जागृति की जा सके कि ये जमाना बीत चुका है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और इंटरनेट कनेक्टिविटी का समय है। आपके बच्चे को अगर आप नहीं भी पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन किताब में नहीं भी पढ़ाएंगे, लेकिन समाज में जिस विषय की चर्चा होगी वो निश्चित रूप से आपके बच्चे तक भी पहुंच जाएगा और उसकी जानकारी में भी आएगा। आप इसको अपने घर में एक बार चर्चा करके देखिए। जनजागरण में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सर, जब भी बीजेपी में आते हैं कांग्रेस पार्टी जितने भी भ्रष्टाचारी हो वो पवित्र हो जाते हैं। आप कह रहे संविधान बचाओ। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के केस में लिप्त है, वो किसी राजनीतिक दल के साथ में जुड़े, उसके जुड़ जाने मात्र से उसके विरुद्ध हो रही जांच किसी भी तरह से या उस केस पर हो रही कार्रवाई उसकी तरफ से बाधित नहीं होती। अगर कहीं कोई किसी जो है दोषी है, निश्चित रूप से उसकी जांच भी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसके यथोचित जो है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो है इसको अपनी प्रत्यक्ष हार और पार्टी में मची भगदड़ से को रोकने के एक टूल के लिए वो इसको जो है इस तरह की टिप्पणी करके उपयोग करना चाहते हैं। सर, एक मुख्यमंत्री रिफॉर्मेशन का केस है, मैं तो सोच रहा था शेखावत जी वो वापस लेंगे, लेकिन नया इशू छेड़ के चले जाए। किससे बात करेंगे? मीडिया से बात करें तो मैं तो रोज ही करता हूँ आपसे बात, आप लोग बात करो। उन्होंने मीडिया से बात केस वापस लेने को चाहिए। नहीं, पर केस वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं।
मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत माँ के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी माँ के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती।